नमस्कार दोस्तों। नमस्कार स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एज यूजुअल फॉर एवरी टाइम। आप हमेशा की तरह स्वस्थ हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से आप मेंटेन कर रहे हैं। मैं यूनिवर्सली आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है एज यूजुअल द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? आप लोगों को पता है, हम लोग 10 क्लास साइंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर कंटिन्यू में है, 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। आज बात करेंगे तीसरी वीडियो के बारे में। और बहुत ही शानदार कंटेंट चल रहा है, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स बच्चों का आ रहा है। और इसके अब स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के उन वीडियोस को देखिएगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के 2 वीडियोस। ठीक है, बहुत सिलेक्टेड कंटेंट है और बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बनाएंगे। नोट्स आपके पास होंगे, उनको रिवाइज करने का काम मैं कर रहा हूँ। वीडियो का कंटेंट 15 मिनट से ज्यादा का, 1-2 मिनट ज्यादा हो जाए तो मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन इतनी देर में मैं सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करूँ। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए आप हम लोग सीधा अपने कंटेंट पर चलते हैं। और आज का जो हमारा कंटेंट होगा फ्रेंड्स, इट विल बी द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड बेस और सॉल्ट, ठीक है, इनमें कॉमन क्या होता है। तो हम कहेंगे सारे एसिड जो है, व्हाट दे हैव कॉमन इन दैट, उनके भी उनके अंदर ऐसा क्या है कि जो सबको सिमिलर बनाता है। यू कैन सी दैट कि अगर केमिकल रिएक्शन सभी एसिड की सेम हो, जैसे बताया था लास्ट क्लास में कि जितने भी एसिड हैं वो जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल एसिड से हाइड्रोजन को रिलीज करती हैं। तो ये कैसे कर देती हैं भाई? या एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो साल्ट और वाटर बनाते हैं, दैट मींस दे न्यूट्रलाइज टू ईच अदर। तो टुडे वी विल डिस्कस द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। क्या पढ़ेंगे? कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो डिस्कस चल हमारा स्टार्ट होगा, इट विल बी द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो पहले क्या करते हैं, क्योंकि एसिड के अंदर आयंस होते हैं, बेस के अंदर आयंस होते हैं, आयोनाइजेशन हो सकता है जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आप लोगों को पता है सभी एसिड्स जो हैं दे प्रोवाइड हाइड्रोनियम आयन। H+, इसको प्रोटॉन कहते हैं, या H2O+, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखिएगा HCl का हमने, ठीक है, क्या कराया? आयोनाइजेशन कराया, यानी कि उसको हमने पानी में डिसोल्व किया। तो जब इनका एक्वा सॉल्यूशन बनेगा तो एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है, क्या देंगे? ये देंगे H+ और क्या देंगे? Cl-। ठीक है, और जब वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर का भी आयोनाइजेशन होगा तो वाटर भी H+ देता है और OH- देता है, लेकिन इसका अमाउंट बराबर होता है, यानी कि जितने H+ आए होंगे उतने ही OH- होंगे। ठीक है, तो भैया दोनों तरफ से जोर बराबर लगेगा, पावर जो लगेगी वो दोनों तरफ से बराबर लगेगी, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो वाटर का पीएच रह जाएगा 7। दैट मीन्स ये हो जाएगा न्यूट्रल। लेकिन जब हम एसिड इसके अंदर मिला देते हैं तो जो ऐसे अभी हमें देखा, ये वाला जो हाइट जो H+ है ना, यानी कि प्रोटॉन है, ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। और यही सभी एसिड के अंदर कॉमन होता है। तो फ्रेंड बहुत आसान है, सभी के अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। अब वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। जैसे हमने कहा HCl के अंदर केवल एक है,
और अगर मैं बात करूं H2SO4, तो H2SO4 के पास दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं, तो एक एक करके वो एक साथ दोनों को रिलीज नहीं करेगा, एक एक करके करेगा। पहले बनेगा HSO4-, फिर उसके बाद बनेगा SO4-, सल्फेट आयन बन जाएगा। तो सिमिलैरिटी इन ऑल एसिड्स लाइक H2SO4, HNO3, they are all provide hydronium ion in their aqueous solution। ठीक है, तो all acids have H plus ion is common as cation, और anion होंगे डिफरेंट। HCl का कैटायन H प्लस, H2SO4 का कैटायन H प्लस, ठीक है, HNO3 का H प्लस, लेकिन तीनों के जो एनायन होंगे, एक में होगा Cl-, एक में होगा SO4-2, एक में होगा NO3-, यानी कि नाइट्रेट आयन। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि भैया क्या होगा, क्लोराइड सल्फाइड सल्फेट होगा, और ये क्या है, एसीटेट आयन। ठीक है, कौन कौन, HCl से निकलेगा, H2SO4 से निकलेगा, एसिटिक एसिड से निकलेगा। तो हर एसिड जो होता है एक कॉमन कैटायन देता है, तो उनके अंदर जो कॉमन कैटायन है वो H प्लस है। सिमिलरली जो बेस हैं जब वो एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं तो वो कॉमन एनायन शो करते हैं, और वो कॉमन एनायन कौन सा है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, क्या होता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको क्या कहा हमने, जिसको कहा OH-, क्या कहा, OH-। तो जहां भी OH- आयन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आता है वो कौन है, वो बेस है, NaOH। तो क्या होगा, Na प्लस OH-। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस लाइम वाटर कहते हैं, Ca+2 और 2OH-। MgOH होल ट्वाइस, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, एंट एसिड की तरह यूज होता है, तो Mg का डाइवेलेंट कंडीशन है, और यहाँ से 2OH- आ जाएगा। KOH, तो K प्लस और OH-। तो बेस जनरली क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वाटर के अंदर। तो बेस प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन इन नेचर। बेस जो होते हैं दे आर सोपी, स्लीपरी इन नेचर, एंड बेसिकली दे आर सोल्यूबल इन वाटर। तो जो देखो, समझो, बेस क्या बताया हमने, बेस बताया जो अपने वाटर में OH- आयन दे। तो बेस दो तरह के, एक वाटर सोल्यूबल और एक वाटर इनसोल्यूबल। तो बहुत सारे बेस ऐसे हैं जो वाटर में सोल्यूबल है, जैसे हमारे पास NaOH है, KOH है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। दे ऑल आर बेसिस, बट दे आर डिजोल्व इन वाटर, दे आर वाटर सोल्यूबल। और जो वाटर सोल्यूबल होता है उनको कहा जाता है एल्कली। क्या कहा जाता है, एल्कली। सो एल्कली आर द बेस विच सोल्यूबल इन वाटर। जो वो बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको एल्कली कहते हैं। लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं है, क्योंकि सभी बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। सभी बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन जब उनको वाटर में डिजोल्व में उनके साथ उनकी रिएक्शन कराई जाती है तो वो OH- आयंस देते हैं। तो ऑल एल्कली आर बेस एंड ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, ये लिखा हुआ वाला स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एल्कली आर द बेस, दे आर वाटर soluble, बट नो, बट insoluble in water, the bases which are insoluble in water is also called as the bases, उनको भी तो बेस कहते हैं, बट दे आर नॉट एल्कली। तो एल्कली बेस का एक पार्ट है, जो वाटर सोल्यूबल एल्कली बेस होता है उसको एल्कली कहते हैं। अभी देखिए मेटल के ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। जैसे लिखा हुआ है भाई, देखो, जिंक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, नॉट डिजोल्व इन वाटर, सो कोल्ड बेस नॉट एल्कली। ठीक है, और ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दे शो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड के साथ। पढ़ा था, लास्ट वाला वीडियो देखिएगा, कि दीज आर बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस
that they give the neutralization reaction. This is called, so these oxides are called base. ठीक है, अब ये पॉइंट खत्म हो गया कि भाई क्या कॉमन है। तो देखिएगा कॉमन क्या है कि जब हम एसिड की बात करते हैं तो उनके एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन होंगे, हाइड्रोनियम आयन होंगे, और जब बेस की बात करते हैं तो वो क्या देंगे, वो OH माइनस आयन देंगे। तो एसिड हैज द कॉमन कैटायन एंड बेस हैज द कॉमन एनायन। कॉमन कैटायन H प्लस, कॉमन एनायन हाइड्रोक्साइड आयन माइनस, OH माइनस। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो सिंपल सी बात है। अब व्हाट जो एसिड है, जब एसिड और पानी को मिलाते हैं तो क्या, एसिड या बेस को वाटर में मिलाते हैं, पानी वाटर के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, तो समझिए, जब एसिड को या बेस को वाटर के साथ मिलाते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग कहते हैं हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको, इट इज कंसिडर एज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और अगर पानी लार्ज अमाउंट में मिलाया जाता है, ठीक है, तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन है इट स्प्लैश आउट, ऊपर को मतलब उसमें क्या होगा, उसमें से स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। ठीक है, दूसरा, अगर ये ग्लास कंटेनर में रखा है तो ग्लास कंटेनर को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीट, ड्यू टू द, ये दोनों बात याद रखिएगा कि जब हम, एक क्वेश्चन आता है कि जब हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो पानी मिलाना पड़ेगा, बताया था भैया डाइल्यूशन होता है। अभी जो डाइल्यूशन होगा ये दो तरीके से होगा, एक तो पानी को एसिड में मिलाए डायरेक्टली। तो पहली बात मैं बताऊं, अगर डायरेक्टली पानी को एसिड में मिलाया जाता है तो लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, या बेस के अंदर मिलाया जाता है तो लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, विच स्प्लैश आउट, बाहर उछल के आ सकता है और जला सकता है, नुकसान करेगा। दूसरा, अगर किसी ग्लास कंटेनर में है तो उसको भी ये उसको भी ये ब्रेक कर सकता है, क्योंकि एक्सेसिव लोकल हीट रिलीज होगी। तो मेथड क्या है, सही मेथड है कि भैया ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करो वाटर को एसिड या बेस में, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, और उसको क्या करते रहो, एक वो ले लो, ठीक है, ग्लास की रोड, और उस ग्लास की रोड से उसको धीरे 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 क्या करो, मिक्स करते रहो, मिक्स करते रहो। इससे क्या होगा, कम अमाउंट में हीट रिलीज होगी जो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करती। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। कंसंट्रेटेड होता है और डाइल्यूट होता है। कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर की अमाउंट कम होती है और डाइल्यूट के अंदर वाटर की अमाउंट ज्यादा। अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में, या डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड बेस को डाइल्यूट बेस में कन्वर्ट करें तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्वेश्चन आता है। हम एक साथ पानी डालें या ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालें, विच वन इज बेटर वे। तो आप कह सकते हैं कि अगर हमने एक साथ पानी डाला तो ये होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो ज्यादा आसान होता है। ठीक, अब ये पॉइंट खत्म हो गया। अगला पॉइंट होता है कि एसिड और बेस की हम स्ट्रेंथ का पता कैसे करते हैं, हाउ एसिड एंड बेस आर स्ट्रॉन्ग, या हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या था, पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, को हम लोग मेजर करते हैं। पीएच का मतलब एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर। तो यहाँ पर पीएच ऑफ द एसिड और बेस का मतलब होता है पावर ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन ये है, ये जो पीएच स्केल है वो किसने डेवलप किया था, मुझे आप कमेंट में बताएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि पीएच स्केल इज डेवलप्ड बाय। जो भी इसको वीडियो को देखेगा, ये इसके लिए क्वेश्चन है कि आप बताइएगा पीएच स्केल को किसने डेवलप किया। अब पीएच है क्या, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि भैया पीएच को कैसे डिफाइन करोगे, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच।
हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पीएच स्केल है। पीएच स्केल में जो स्केल बना हुआ है, जैसे आप नंबर लाइन बनाते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं और 14 तक लेकर के जाते हैं, मिडिल में आता है 7। तो जो pH 7 है वो न्यूट्रल है, वाटर की pH 7 होती है। ठीक है, अगर pH 7 से कम है तो एसिडिक होगा, और pH 7 से ज्यादा है तो एल्केलाइन या बेसिक होगा। जीरो, अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH 0 है तो इट इज वेरी एसिडिक, यानी कि आप कह सकते हैं हाईली एसिडिक। और किसी का pH 14 है, किसी का pH 14 है तो क्या होगा, इट इज हाईली एल्केलाइन और वेरी एल्केलाइन। अब देखो बेटा जी क्या होता है, जब हम अगर pH 7 से कम हो रही है, pH 7 से कम हो रही है मतलब क्या हो रही है, 7 के बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 तक पहुंच रही है, तो pH कम हो रही है, इसका मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है। और अगर pH 7 से ज्यादा हो रही है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो pH जो बढ़ रही है इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो pH कम है, तो दैट मीन्स सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक। और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है तो जाहिर सी बात है OH बढ़ जाएगी। इन द केस ऑफ द बेस, तो पीएच कैसा होगा, पीएच होगा बेस। या तो H+ आयन कंसंट्रेशन कम हो या OH- आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो उस समय पीएच बढ़ जाएगी, 7 से ज्यादा हो जाएगी, और सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन होगा बेसिक। ये ध्यान समझिएगा, हमने बात की है स्ट्रेंथ। तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो मैंने इंडिकेटर वाले पॉइंट में बताया है, अगर पीएच जरा सी भी चेंज होती है तो वो कलर चेंज कर रहा है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो बहुत सारे इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर है, जो स्लाइटली चेंज में भी, अगर इफ देयर इज अ चेंज इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, है ना, तो वो पीएच चेंज हो गई तो कलर चेंज कर देगा। अब देखो बेटा, पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। तो सबसे पहला यूज है एनिमल्स और प्लांट के लिए, मतलब फॉर द ऑर्गेनिज्म। याद रखो, हमारी बॉडी का यानी कि जो लिविंग सिस्टम का जो वर्किंग पीएच है वो 7 से लेकर के 7.8 तक होता है, कुछ जगहों को छोड़कर। जैसे आप लोग डाइजेशन पढ़े होंगे, तो डाइजेशन में HCl होता है स्टमक के अंदर, पीएच होती है 2, है ना, कहीं कहीं एल्कलाइन हो जाता है, जैसे हम लोग बात करते हो तो स्लाइटली एल्कलाइन, यानी कि 7 से ज्यादा हो जाएगा, 7 to 7.8, है ना। ऐसे ही अगर रेन वाटर है तो रेन वाटर की पीएच है 5.6, तो ये क्या हो जाएगा, ये एसिडिक पीएच हो जाएगा, तो इसी को एसिड रेन कहते हैं। अगर अगर 5 के नियर अबाउट पीएच हो जाती है ना बारिश के पानी की, तो वो हाईली एसिडिक कंसिडर होता है। तो हमारा जो सेल है, हमारा जो पूरा सिस्टम है ना, जो लिविंग सिस्टम है, वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच पर काम करता है। तो रेंज क्या है, 7 to 7.6 ब्लड की पीएच होता है। जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उन सबका पीएच नियर 7 से 7.8 के बीच में होता है। ठीक है, अगर पीएच जो है कम हो जाए, है ना, पीएच और ज्यादा कम हो जाए तो वो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम क्रिएट कर। ठीक है, दूसरा है, अगर ये बात समझो कि पीएच इन डाइजेशन, पीएच का डाइजेशन में क्या रोल है, तो HCl ज्यादा होता है, एसिडिटी क्रिएट कर देता है पेट के अंदर। अगर ज्यादा हो जाए, खाली पेट में बढ़े तो ना भाई हमारे में तो एसिडिटी हो रही है, तो ये HCl के कारण है। नॉर्मली क्या होता है, खाना खाते रहते तो वो चलता रहता है, नॉर्मली नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस की वजह से HCl का जब एक्सेस में या रह जाता है स्टमक के अंदर, तो इट कैन कॉज बर्निंग और पे बहुत ज्यादा पेन होता है। तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, जिनको कहते हैं एंट एसिड। ठीक है, और सबसे बढ़िया एंट एसिड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये माइल्ड बेस है, उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बताया था यहाँ पर। ठीक है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंट एसिड की तरह यूज होता है। तो स्टमक के अंदर अगर एसिडिटी क्रिएट हो जाती है तो उसके लिए एंट एसिड कौन सा सब्सटेंस है, एंटासिड आर दो सब्सटेंसेज विच आर माइल्ड बेस, विच आर माइल्ड बेस। जो हम डाइजीन वगैरह की एक दवाई आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, एसिडिटी हो रही है तो वो डाइजीन की एक सिरप दे देता है या डाइजीन की टैबलेट्स दे देता है, तो उसके अंदर माइल्ड बेस होता है। ठीक है, पीएच चेंज, टूथ डीके। ठीक है, अगर माउथ के अंदर पीएच चेंज हो जाए
ठीक है, अगर पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो जो हमारे टूथ होते हैं ना, इसके अंदर कैविटी क्रिएट हो जाती है, कैविटी होने लगती है। कैविटी होने क्या, जो एसिड बनता है, ऑर्गेनिक एसिड इकट्ठा हो जाते हैं सलाइवा के अंदर, माउथ के अंदर। तो इसकी जो पीएच है वो 5.5 से कम या कम हो जाए तो इट इज हाईली एसिडिक, जैसा अभी मैंने बताया था। एसिड रेन 5.6, तो अगर सलाइवा की पीएच 5.5 हो जाती है, ठीक है, तो इट कैन कॉज द टूथ डिके। तो इसलिए इससे क्या करना है कि भैया पेस्ट करो, ठीक है, खाना खाने के बाद में मुंह को साफ कर लो एक बार, जिससे एसिड्स का जो स्टोरेज है माउथ के अंदर वो ना हो, ठीक है। और दूसरा होता है सेल्फ डिफेंस में काम आता है। बहुत सारे इंसेक्ट हैं, जैसे हनी भी है, ठीक है, या वास्प है, ठीक है, इनके पास स्टिंग होता है। स्टिंग का मतलब वो हमारे आके काटते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं डंक मार दिया। अब जब हनी भी काटती है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर मेथनोइक एसिड इंजेक्ट कर देती है, या वास्प काटता है तो वो बेस इंजेक्ट करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हनी भी काट जाती है तो हम माइल्ड एसिड लगा लेते हैं, जैसे सिरका, एसिडिक एसिड, वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड लगाने से उसका असर कम हो जाता है। या जब कोई वास्प काट जाता है तो बेस इंजेक्ट करता है ना, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। जब हम हाउस फ्लाई काटती है ना, तो हम माइल्ड बेस का यूज करते हैं, माइल्ड बेस का यूज करते हैं। और जब वास्प काटता है तो माइल्ड एसिड का यूज करते हैं, उसके असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आज पढ़ाया हमने एसिड और बेस का जो कंसेप्ट है वो आज के टॉपिक में पूरी तरह से कवर हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें हम लोग साल्ट के बारे में बात करेंगे, साल्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाता है मटेरियल तैयार करने में, और फिर और कुछ भी काम होते हैं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और स्वस्थ रहें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और अच्छा कंटेंट डिलीवर करूं। आज के लिए इतना, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।